मॉर्निंग। बैठ जाइए। अल्फा डी के देखो, जब साइज बहुत बड़ी हो जाती है तो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये समझो कि ए नाम का, ए मास का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इससे अल्फा जब निकलेगा बाहर तो इसकी एनर्जी क्या होगी और दोनों में एनर्जी कैसे डिवाइड होगा, ये सब हमें पढ़ना है। तो पहले तो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन अगर अल्फा डीके करता है ये, तो इससे अल्फा निकल रहा है। अल्फा का मतलब हीलियम। तो बताओ मास में कितनी कमी हो जाएगी? A-4। और एटॉमिक नंबर में हाँ प्लस सम एनर्जी, ये एनर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अब आगे मैं बीटा भी आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर यहां से यहां पहुंचे हैं तो कितने अल्फा और कितने बीटा डीके हुए हैं, ऐसा मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैं बीटा भी बता दूंगा आपको। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप डिसाइड करते हैं इससे और इससे, ठीक है। मान लो ये 5 टाइम्स होने के बाद जो नंबर आ रहा है वो लिखा हुआ है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? पहले इसको जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, उसको डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, देखेंगे कि कितने बार हुआ होगा ये चीज। सही है। वैसे ये डेटा कोई एक ले लेंगे हम लोग आगे, पर अल्फा को पूरा स्टडी कर लेते हैं। अब सुनिए क्या होता है जब न्यूक्लियस से ये चीज बाहर निकलती है। तो क्योंकि सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 एक्सटर्नल वाला? इसका मतलब अगर ये बाहर निकलेगा तो कोई इंटरनल मैकेनिज्म के कारण निकलेगा। तो पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 होने के कारण क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और हमें एनर्जी, ये जो क्यू मिला है उसका कितना पार्ट न्यूक्लियस के पास है और कितना पार्ट अल्फा के पास है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। इसका मतलब P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर P कांस्टेंट रहा तो एनर्जी जो निकल के आएगी वो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? P²/2 है। तो ये हो गया एनर्जी। तो यहां से ये दिख रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दिख रहा है, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज सेम फॉर बोथ द पार्टिकल। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में मिलेगा, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी को P²/2m लिखा गया है। अब आपको अगर रेशियो मिल गया E1/E2 इज M2/M1 एंड E1 प्लस E2 क्या होना चाहिए? Q। ये जो Q मिला है आपको, अब बताओ ये दोनों सॉल्व करने आता है आपको? ये हो गया ना, एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। तो E1 के हिस्से में क्या आएगा? M2/M1 प्लस M2 इंटू Q। और E2 कितना होगा? M1/M1 प्लस M2 इंटू Q। अब बताओ M2 मतलब, मैंने किसी एक को मैं नाम दे देता हूं, इसको दे देते हैं अल्फा, ठीक है, इसको दे देते हैं अल्फा। तो अगर ये अल्फा है
तो किसका मास लेंगे? एक मिनट, m1 ले लेते हैं अल्फा का मास, और m2 ले लेते हैं रिकॉइल न्यूक्लियस जो है उसका मास, रिकॉइल न्यूक्लियस। अब बताओ, अगर मैं मास नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो m2 कितना होना चाहिए? a-4 है ना, और टोटल मास कितना है? a इंटू क्यू, और एनर्जी ऑफ रिकॉइल न्यूक्लियस कितना होगा? m1 मतलब अल्फा का मास, अल्फा का मास कितना है? 4 बाई ए इंटू क्यू। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? मास नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रेशियो तो उतना ही रहेगा ना, जो मास नंबर का रेशियो है वही मास का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों। अब यहां से आपको मैग्नेटिज्म में भी घुसाया जा सकता है यहां कॉन्सेप्ट। कैसे? सुनिए, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अल्फा निकला, अल्फा पार्टिकल घुस गया मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो बताओ इसकी पाथ कैसी होगी? सर्कुलर होगी। अगर वो सर्कुलर है तो उसकी रेडियस कैसे लिखेंगे? mv बाई क्यूबी, और mv को कैसे मैंने रिप्लेस किया था? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा होगा बाई क्यूबी? ठीक है, क्यू ऑफ अल्फा 2e। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैं एक क्वेश्चन इसमें भी करा दूंगा आपको। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इतने छोटे से कॉन्सेप्ट को कहीं भी घुसाया जा सकता है। एक बार आपको एनर्जी मिल गया अल्फा का, उसको आप मैग्नेटिज्म में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी में भी ला सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। वही है। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इन दोनों के अलावा भी कुछ होना चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल आइडियल केस ले रहे हैं कि जो भी रिएक्शन से एनर्जी निकल रहा है वो इन्हीं दोनों में बट रहा है, कंप्लीट बट रहा है। इसमें इधर भी डायग्राम बना लेना, ऐसे करके एरो बना लेना, ताकि ये दिखे कि ये रिकॉइल कर रहा है, और इधर से भी ये अल्फा निकल रहा है, तो ये न्यूक्लियस इधर रिकॉइल करेगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। जितने अल्फा निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही अल्फा निकल रहा है, जितने अल्फा निकलेंगे सबकी एनर्जी फिक्स रहेगी। मान लो 10 अल्फा निकले तो 10 की एनर्जी फिक्स रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बार बार जब जब वो निकल रहा है तब तब
मोमेंटम कंजर्व करके ही निकल रहा है, बिकॉज देर आर ओनली 2 पार्टिकल्स। टूटकर वो 2 टुकड़ों में ही बट रहा है, तो 2 टुकड़ों में अगर बट रहा है तो बार बार सारे अल्फा की एनर्जी फिक्स रहेगी। मैं ये लाइन इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूं बीटा डीके। बीटा में जो पार्टिकल्स बाहर आएंगे ना, हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। ये 2 चीज है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है इस चीज को। तो यहां पे नोट करके लिख लेना कि नोट ऑल अल्फा पार्टिकल्स ejected from nucleus have same energy because momentum is conserved between 2 particles only. ठीक है, अल्फा और रिकॉइल न्यूक्लियस के बीच में ही मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, इसीलिए एनर्जी जब जब निकलेगा सेम ही निकलेगा। एनर्जी है p²/2m, ये देखो p²/2m, ठीक। मोमेंटम कंजर्व रहेगा बार बार, उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 ही पार्टिकल है, जितना ये इधर निकलेगा उतना ये इधर निकलेगा। फिर निकल रहा है तो इसी डायरेक्शन में अगर निकल रहा है, निकलता ही रहेगा इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन बदल नहीं रहा ना, टेढ़ा थोड़ी हो रहा है ऐसे, तो मोमेंटम चेंज कैसे होगी? नहीं, वही चीज तो सेम कर रहा हूं मैं, मास तो सेम है, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन जब हम बीटा डीके देखेंगे ना, उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होते जाएगी, तो मोमेंटम चेंज होता रहेगा, तो एनर्जी भी बदलता रहेगा। ये डिफरेंस है अल्फा डीके और बीटा डीके में, कि अल्फा जब भी निकलेगा सेम एनर्जी का निकलेगा, पर बीटा जब निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी रहेगी, कुछ पार्टिकल की इतनी एनर्जी, कुछ इतनी की, कुछ इतनी की। मैं अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है। बीटा डीके, बीटा 2 टाइप के डीके थे, बीटा माइनस, ये क्या करता था, न्यूट्रॉन्स ब्रेक हो जाते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, विथ सम एंटी पार्टिकल। अब सुनो, अब जब न्यूक्लियस से बीटा डीके हो रहा है तो 2 पार्टिकल नहीं है, 3 पार्टिकल है। देखो, देयर इज थर्ड पार्टिकल ऑल्सो। अब तुम्हें इन तीनों में मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो अल्फा में क्या हो रहा था कि अगर ये स्ट्रेट में राइट साइड जा रहा है तो ये भी स्ट्रेट में लेफ्ट साइड ही जाएगा, तो इससे ये श्योरिटी हो रही थी कि 2 ही पार्टिकल निकल रहे हैं, मतलब 2 ही पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। पर बीटा में पता क्या हुआ, जब यहां से बीटा निकल के गया, बीटा मतलब समझ रहे हो, अगर बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा डीके हुआ तो ये जो न्यूक्लियस है ना, वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रिकॉइल नहीं की, ये लेफ्ट से इधर रिकॉइल कर रही है। क्या ये पॉसिबल है अगर 2 ही पार्टिकल होंगे? तो नहीं, मोमेंटम कंजर्व ही नहीं होगा। इसके कंपोनेंट लो तो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, इसका मतलब एक तीसरा पार्टिकल होना चाहिए, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो तीसरा पार्टिकल इसको कंजर्व करने के लिए इधर से ऐसे निकल रहा होगा, यही एंटी न्यूट्रिनो है। अब ये डायरेक्शन फिक्स नहीं रह रही है,
हो सकता है कि एक जब बीटा निकला, एक बीटा इधर गया, ठीक है, तो ये जो एंटी न्यूट्रिनो है वो इधर की ओर गया, लेकिन जब दूसरा था तो इधर की ओर चला गया, तो इसको भी कहीं और जाना होगा, ठीक। तो बार बार डायरेक्शन जो है ना वो फिक्स नहीं है एंटी न्यूट्रिनो का, तो इनकी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ये तीन अपने आप को ऐसे सेट करते हैं कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहे, कंजर्व रहे, लेकिन डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, हम पता नहीं कर पाएंगे कि किधर जा रहा है। इसीलिए इसकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां कहां देख चुके हैं, मैक्सवेल में, आरएमएस में जहां निकल के आता है ना। तो ये नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैं अभी बैठ करके सभी बच्चों का हाइट का एक डेटा तैयार करूं तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। ये क्या सिग्निफाई करेगा कि जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है उसके स्टूडेंट्स के काउंट कम है, और जिसकी हाइट बहुत कम है उसके भी स्टूडेंट्स का काउंट कम है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाई ऑन द एवरेज वैल्यू। ऐसे ही ये भी कहना चाहता है कि इधर है एनर्जी और इधर है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पॉइंट को पहले हम लिख लेते हैं कि ऑल बीटा पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम एनर्जी बिकॉज momentum is conserved over 3 particles और डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी। ये प्रोबेबिलिटी है कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इसीलिए एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। कुछ पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होगी ओवर पॉपुलेशन मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, एवरेज वैल्यू के अराउंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू होगी। कम एनर्जी वाले की भी काउंट कम होगी, ज्यादा एनर्जी वाले की भी काउंट कम होगी, मोस्टली जो होंगे वो एवरेज में लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा है। अब इसको हम न्यूक्लियस में कैसे सेट करें, मतलब किसी एटम में कैसे सेट करें। सपोज एक्स नाम का एक एटम है जिसका Z और A मास और एटॉमिक नंबर है। अगर इससे बीटा माइनस डीके होता है तो बताओ प्रोडक्ट में क्या लिखोगे। बीटा माइनस डीके का क्या मतलब हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता है, नेग्लिजिबल मास मानेंगे, तो बताओ क्या उसके मास नंबर में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो A का A ही रहेगा, पर ये Z क्या बन जाएगा, Z+1। जैसे ही Z बदला वैसे ही इसका नाम भी बदल जाएगा, प्लस बीटा, यही बीटा है, एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब इन दोनों को कंबाइन, यानी कि अल्फा और बीटा को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। ये तो स्टैटिस्टिक्स है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। मोस्ट ऑफ द जो वैल्यू है वो एवरेज में ही लाई करेगा। बहुत दमदार वाले की भी काउंट कम है, बहुत कमजोर वाले का भी काउंट कम है, ठीक है। अगर आप एवरेज किसी भी वैल्यू का निकालते हैं ना, ऐसे ही बनेगा। हाँ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन जो है ना एंटी न्यूट्रिनो का वो कहीं भी जा रहा था, तो ये भी ऐसे जा रहा था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में, पहले हम ऑब्जर्वेशन का करते हैं, हम देखते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है। अब एक्सप्लेनेशन ये लगाया गया कि ये तभी पॉसिबल है जब इससे कोई तीसरा पार्टिकल निकल रहा होगा। पहले पता नहीं चला था, जैसे अल्फा हुआ वैसे ही हम बीटा समझ रहे थे, लेकिन वो वैसा ना एनर्जी सेट बैठ रहा था और ना ही स्पिन बैठ रहा था। हाँ, रेस्ट में ही था ना। न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस दौड़ रहा है तो उसकी इनिशियल मोमेंटम नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन कंजर्व तो तब भी रखना है।
बीटा प्लस बीटा प्लस में एक पॉजिट्रॉन निकल के आता है, तो x बीटा प्लस, तो z माइनस वन a प्लस वन, इसको पॉजिट्रॉन बोलेंगे और न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है डेटा, मैंने अभी जस्ट सोचा, हो सकता है गलत ऊपर नीचे हो जाए। आपको बताना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा डीके हुए हैं, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीकेज। ऐसे मेंस में क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या मैं आपको बता देता हूं, आप भी समझ गए होंगे। मास में जो वेरिएशन आता है, क्या वो बीटा की वजह से आता है? नहीं आएगा। तो सबसे पहले मास में डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? 98 आ रहा है, ठीक है। एक बार अगर अल्फा डीके होता तो कितना कम हो जाता? 4 कम हो जाता। कितना कम हो रहा है? 98 कम हो रहा है। तो कितने बार हुआ होगा? 24 हो रहा है। पॉइंट में आ गया क्या? वही मैं कह रहा था कि कुछ डेटा वैसे बनाना पड़ेगा। 104 कर दें? 104 कर लेते हैं। तो सबसे पहले 200 को 104 से माइनस करते हैं आप, कितना आया? 6 96। तो 96 डिफरेंस हो रहा है। एक अल्फा डीके में, 1 अल्फा डीके में कितना होना चाहिए था? 4 कम होना चाहिए था। 96 कम हो गया, तो कितने बार हुआ होगा? तो 96/4 कर देंगे, कितना आया? 24, यानी 24 बार अल्फा हुआ है। तो 24 बार ये 2 भी कम होना चाहिए था, 24 बार 2 कम होना चाहिए था, तो यानी कि 48। तो 80 और 48 को माइनस करो, कितना हुआ? 32। तो 32 होना चाहिए, है कितना?
इसका मतलब ये बढ़ क्यों रहा है बीटा डीके से। तो बाकी जो डिफरेंस है वो यहां से आप बीटा का वेरिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ बीटा 46। तो 46 बीटा डीके होगा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं। सबसे पहले मास का डिफरेंस ले लीजिए, उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर दो, उतने अल्फा आ जाएंगे। और जब जितने अल्फा आएंगे उतने बार 2 2 2 2 कम होता जाएगा इससे। तो उतना कम करके देखो कि इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है। जितना ये ज्यादा होगा उसका जो डिफरेंस है वो बीटा डीके हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बार बार +1 +1, अगर बीटा माइनस होता तो +1 +1 +1 होता जाएगा, और बीटा माइनस डीके होगा तो -1 होता जाएगा। तो ये मेंशन है कि ओनली बीटा माइनस डीके हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व हो गया, 32 हो गया, 32 को फिर इससे माइनस कर दो, उतने बीटा डीके हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा डेटा मिल जाएगा आपको, जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि डेटा इसके बहुत भरे भरे से हैं। गिवन है कि अल्फा पार्टिकल एमिटेड enters perpendicular magnetic field of magnitude 3 Tesla and starts revolving in radius 0.11 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी ऑफ रिकॉइल न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ वाई गिवन क्या क्या है, गिवन मास ऑफ हीलियम 4.003 AMU, mass of Y 228.03, mass of proton 1 इतने की जरूरत है नहीं, इतना ही करो। और 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बताओ, कम से कम आप डेटा रख के वैल्यू दिखा दो बस।
कैसे करेंगे? मैं इसमें कौन से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना चाह रहा हूं ये बताओ। देखो रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब एनर्जी दिया हुआ है, किसका? अल्फा पार्टिकल का। तो अगर ये गिवन है तो इसका मतलब वो जो रेशियो हमने याद किया था उसकी वैल्यू गिवन है। समझ आ रहा है कौन सी रेशियो? एनर्जी ऑफ अल्फा इज a माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू। ये अगर गिवन है और ये रेशियो आपको पता है तो क्यू आ जाएगा। ये रेशियो कितना है बताओ? a माइनस 4 मतलब यही तो है, इसी को तो a माइनस 4 बोलते हैं। और टोटल की कितना है? 232। तो 228 बाई 232 इंटू क्यू इज दिस एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे आएगा? इधर देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv बाई क्यू बी, या फिर यहां से भी आप लिख सकते हैं। वैसे यहां से भी v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बी आर बाई एम। तो एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम इंटू इसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कट के नीचे एम आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हुआ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। अभी इधर लिख लो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। अब बताओ Q के जगह क्या रखेंगे? 2 टाइम्स E है ना। B के जगह दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, R के जगह 0.11 मीटर है, तो ये भी SI सिस्टम में। लेकिन जब आप मास लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4.003 AMU, और 1 AMU कितना होगा? हाँ बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, 1.67 इंटू -27। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट पता है। इधर भेज दो 232 बाई 228, तो क्या आ गया? क्यू आ गया। अब देख लो जो नेग्लिजिबल है उसको कर लेना। ठीक है, क्यू आ गया। उसके बाद क्या निकालना है? वाई। वाई का कैसे निकलेगा? वैसे दोनों का डिफरेंस कर दो तो वाई आ जाएगा। या फिर एनर्जी ऑफ वाई कैसे लिखेंगे? 4 बाई ए इंटू क्यू, ऐसे भी कर सकते हो। और ए कितना है? 232। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि अगर डेटा ऐसे आ गए, एक दो बार ऐसे मेंस में क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेटिव बहुत है, तो उसको छोड़ना ही सही है। ऑल्दो आपको आता होगा, पर कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है, फास्ट है आपके पास, तो फिर आप अटेम्प्ट कीजिए उसको। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर पता है क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर? केमिकल काइनेटिक्स में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है ना। अच्छा, तो रेडियो एक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। ये आपको रेडियो एक्टिविटी बताया थे क्या केमिस्ट्री में? नहीं बता। ठीक है, वैसे था पहले तो थोड़ा आइडिया उसमें दे देते थे, कोई बात नहीं। रेडियो एक्टिविटी एक स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक्स मतलब हम डेटा कलेक्ट करके चीजों पे गेस वर्क करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है इट इज द म्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेशन मतलब पता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, अपने आप उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक। और वो चेंज आने में ना टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, ना प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही कोई केमिकल फीचर, केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें इन्वॉल्व है, कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। जबकि जो रिएक्शंस होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये सब रोल प्ले का करता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है, इसमें कोई भी फिजिकल चेंज या फिजिकल बिहेवियर से कोई चेंज नहीं आता, ना केमिकल बिहेवियर से कोई चेंज आता है। तो ये होता क्यों है? ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे आपके जो स्किन है या जो फेशियल ग्रोथ है, वो 10 साल से 18 साल के बीच में चेंजेस आने लग जाएंगे, है ना। दैट इज योर जीन्स, वो आपके हेरिडेटरी है, वो चीज होगा ही। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर अगर पर्टिकुलर न्यूट्रॉन के काउंट हैं तो वो चांसेस है कि वो होगा ही। तो मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही कुछ कुछ होते हैं जिनके म्यूटेशंस होते हैं, ठीक। तो ये चीज को लिख लेते हैं, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? इट इज द म्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियस, म्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियस। It is independent of physical or chemical changes. That is independent of temperature, pressure or any physical change, ठीक है। उसके बाद ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक बार हुआ तो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक होता ही रहेगा, चेन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। और स्टैटिस्टिक्स है, मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, मतलब अगर पहले 1 घंटे में इतने % हुए हैं तो आने वाले 1 घंटे में कितने % होंगे, इनका डेटा हम निकाल सकते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफ, डेटा है, ठीक है। तो आप इसमें गेस वर्क कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये कहता है कि रेट ऑफ disintegration of nucleus is directly proportional to available nucleus. डिसइंटीग्रेशन का मतलब है डीके, डीके वर्ड भी यूज होता है। तो -dN/dt
इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और n का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम t। मतलब सुनना ध्यान से, मान लो पहले 100 न्यूक्लियस बचे थे, बचे नहीं हैं, तो 100 है तो कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि म्यूटेट हो गया, वो फुट गया, कर गया, वो खत्म हो गया, बचे 80। अब बताओ, अब जो रेट होगा और पहले जो रेट था क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। जो अवेलेबल न्यूक्लियस है ना उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने कम होते जाएंगे उतना उसका रेट कम होता जाएगा, तो जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रेट से हो रहा होगा। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग कम होता जाएगा। उसी तरह से ये है, बस इसी लॉ में पूरी मैथमेटिक्स आ जाएगी, और यही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी शायद कराता है। देखिए कैसे होगा। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यही मैथमेटिकली है। प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। वहां आप क्या बोलते थे? रेट कांस्टेंट। लैम्डा लिख लेते हैं, डीके कांस्टेंट। एन को एक साइड ले आइए, माइनस लैम्डा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब शुरुआत हो रही थी तब जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो N0 प्रेजेंट थे, और किसी टी टाइम पे कितने हैं? n। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln n बाई एन नॉट, और इधर माइनस लेमडा टी। मुझे n चाहिए, तो n इज इक्वल टू, पहले e इधर चला जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा, फिर डिनोमिनेटर वाला इधर आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, कितने टाइम में आधे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आधा पॉपुलेशन, आधा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है? ये तीन वर्ड यूज हो सकता है, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये तीनों का मतलब एक ही है। कितने टाइम में आधा बचा या आधा खत्म हुआ, दोनों एक ही बात है। उस टाइम को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ। एट t equals to t half, n becomes equals to n by 2। तो इधर लिखोगे n नॉट बाई 2, इधर n नॉट, e रेज टू माइनस लेमडा टी, कट गए, लॉग ले लिया दोनों साइड, तो ये बचा, ये हो गया ln2 माइनस में, और ये हो गया माइनस लेमडा टी हाफ। तो लैम्डा इज इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ, और ln2 कितना होता है? 0.693 बाई टी हाफ। तो लैम्डा अगर नहीं गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है,
तो इनडायरेक्टली वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको, लैम्डा क्यूब। ठीक है, इतना लिख लो, थ्योरेटिकल चीजें चल रही हैं यहां तक। उधर घुमा दीजिए कैमरे को, उधर ही उधर ही, उधर उधर। पंखा चला लो। हाँ, यूनिट इसकी नहीं है, एक्टिविटी की है। अभी हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो नंबर है, स्टैटिस्टिक्स है ये। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह का ग्राफ आएगा। N0 T, ठीक है। इधर लिख लेना N। मीन लाइफ क्या होता है? मीन लाइफ, इट इज द एवरेज लाइफ, एवरेज टाइम, जब तक कि सारा सैंपल खत्म ना हो जाए। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैथमेटिकली, बहुत लंबा डेरिवेशन है। वैल्यू क्या निकल के आता है? हाँ, टी हाफ बाई लैम्डा या 1 बाय लैम्डा? 1 बाय लैम्डा। ये होता है एवरेज लाइफ। इनका रेशियो निकाल लोगे, टी हाफ और टी एवरेज का रेशियो कितना आएगा? हाँ, टी हाफ और टी एवरेज का रेशियो आप निकालेंगे, यहाँ 1 बाय लैम्डा है, यहाँ पे ln 2 बाय लैम्डा है। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन आ जाए एवरेज बता दो, दोनों का रेशियो बता दो। ऐसे तो अगर आ गया तो बल्ले बल्ले हो गया, पर ऐसा आता नहीं है। अब असली क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। हाँ, लिखो लिखो पहले। हाँ प्रांजल, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं लिख भी दूं फिर भी तो याद तुम्हें ही करना है। वो ईएम का जो स्पेक्ट्रम वाला है वो पूछ रहा है ऑनलाइन में। ईएम का जो स्पेक्ट्रम है, जो उसके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूजेज, ये मैंने बोल रखा है, एनसीईआरटी का सब कॉलम बता रखा था मैंने कि यहाँ पर है लेक्चर में। तो वो तो आपको ही करना है ना। अगर मैं बोर्ड में भी लिखवा दूं तो फिर भी तो याद तो आपको ही करना है। तो क्या करना है वो मैंने बता दिया आपको। जैसे इंफ्रारेड के यूजेस क्या हैं, अल्ट्रावायलेट के क्या हैं, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी कहां से कहां होता है, तो वो कॉलम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसी से क्वेश्चन आते हैं, आते भी हैं, क्या कर सकते। पिछले सेट में भी आया, इनफैक्ट कॉलम बना के पूछा है, बताओ इतना बुरा हाल है। इधर एएम एफएम, उसके बाद इस कॉलम में था रेडियो वेव, ऐसे कुछ था, और इधर बनाया गया था फ्रीक्वेंसी का रेंज, यूजेज। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी का रेंज याद नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन तो छोड़ना ही पड़ेगा। कॉलम था, एक भी नहीं है तो तुम मार्क ही नहीं कर पाओगे, बताओ। ठीक है, एक्टिविटी मतलब ये बताता है, एक्टिविटी is defined as rate of radioactive disintegration। इसका काउंट ही बताता है।
एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी इसकी है, मतलब कितना डिसइंटीग्रेशन रेट है उसका। तो अगर मैं एक्टिविटी को आर बोल दूं तो आर को हम क्या बोलेंगे, माइनस डी एन बाई डी टी, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज becquerel, BQ। becquerel, एक becquerel का मतलब है एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 10 becquerel मतलब 10 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे 1 सेकेंड में। 100 becquerel मतलब 100 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे, टूटेंगे, रेडियो एक्टिविटी उसमें होगी 1 सेकेंड में। ये बहुत ज्यादा होता है, 110 नहीं होता, हजारों लाखों में होता है 1 सेकेंड में, क्योंकि एटम ही इतना छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस सोचो इतना छोटे सैंपल में बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इतने सैंपल में तो बहुत ही हो गए, तो इसकी वैल्यू करोड़ों में होती है, लाखों में होती है। इसीलिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं, क्यूरी। क्यूरी, अदर यूनिट इज क्यूरी। तो 1 क्यूरी is 37 gigabecquerel। Gigabecquerel 37 into 10 to the power 9 becquerel। इसीलिए जो यूज्ड यूनिट होते हैं वो होता है माइक्रो क्यूरी, मिली क्यूरी, यही सब होता है, ठीक है। तो चलो इसको और सॉल्व करके थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने लायक बना लेते हैं। माइनस डी एन बाई डी टी, अब माइनस डी एन बाई डी टी क्या होता है, लैम्डा एन होता है, वेरी गुड। और एन की वैल्यू क्या है, तो लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, इसको एक नया कांस्टेंट बोल देंगे आर नॉट, एक्टिविटी कांस्टेंट, ये आ गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, एक्टिविटी कांस्टेंट। एक्टिविटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, डीके कांस्टेंट टाइम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनिशियली। तो ये भी इसी तरह से आएगा, आर वर्सेस टी ग्राफ। अच्छा, एक चीज नोट करना है, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड एन, देखो n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी,
एक मिनट यहां देखो, लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, ln 2 बाई टी हाफ, यहां रखना जरा, प्योर मैथ्स चल रहा है, ln 2 बाई टी हाफ इंटू टी। अब अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए के पावर में समथिंग हो लॉग, तो उसके बेस और वो इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो ये ई यहां चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, पता है ना ये लॉग की प्रॉपर्टी। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ln ई इंटू इंटू टी बाई टी हाफ। अब बताओ ln ई क्या होता है, 1, इसका मतलब 2 टू दी पावर माइनस टी बाई टी हाफ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिवाइडेड बाई, क्योंकि पावर में 2 टू दी पावर टी बाई टी हाफ। अब ये जो नंबर है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नंबर है, देखो ये बताएगा कितने टी हाफ हो रहे हैं अगर ये इंटीजर आया तो। तुम देखो अगर हाफ लाइफ 2 आवर है और टोटल टाइम तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, तो कितने नंबर ऑफ टी हाफ होंगे, 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज नंबर ऑफ टी हाफ। तो यही रिलेशन में निकालना चाह रहा था कि अगर हाफ लाइफ गिवन है और नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस सरवाइव करेंगे, वो ऐसे लिखोगे आप, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मतलब टी बाई टी हाफ, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइविंग न्यूक्लियस, N0 मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर सैंपल बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो 3-4 लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा, अगर हाफ लाइफ 2 आवर्स है, तो बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट आफ्टर 6 आवर्स एंड 8 आवर्स। बताओ क्या आ रहा है आंसर, बोलो। नहीं आ रहा है,
अरे अगर ये इनिशियली एन नॉट था तो एक टी हाफ के बाद कितना होगा? एक, ओनली वन, एन नॉट बाई टू हो जाएगा। फिर से टी हाफ होगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो एन नॉट बाई फोर, फिर से टी हाफ, एन नॉट बाई एट। यहां कितने घंटे खर्च हुए? 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 6 घंटे के बाद एन नॉट बाई एट आता है। इसको आप डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हो, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स एन गिवन टाइम बाई टी हाफ। कितना टाइम है अवेलेबल? 6 घंटे। हाफ लाइफ कितने? 2 घंटे, तो 6 बटा 2 कितना हो गया? 3। ठीक है, n इक्वल्स टू 3। मैंने यहां लिख रखा है फॉर्मूला, n इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2 टू दी पावर 3। देखो ये डायरेक्ट आ गया, एन नॉट बाई 8। उसी तरह से अगर ये 8 घंटा है तो क्या ये 4 टी हाफ हो गया, तो 2 टू दी पावर 4 उतने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अच्छा, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछता, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड या डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड माइनस करना होगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना कि डीके वाला पूछ रहा है कि सर्वाइविंग वाला पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला सर्वाइविंग वाले हैं, तो डीके का कैसे निकालोगे? माइनस करके। और एक टाइप का क्वेश्चन सुन लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग आफ्टर 6 आवर? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग। अभी मैथ्स पहुंच गया, याद करो छोटे से क्वेश्चन जो हम लोग 10th के प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इवेंट हमारे फेवरेबल हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे। मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग? तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? कितने डीके हो गए। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट कितना है? n0। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है कैसे आते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग क्या लिखोगे? n0 डिनोमिनेटर में, और कितना डीके हो चुका है? एन नॉट बाई 8 तो सर्वाइव कर रहा है। डीके कितना हुआ? हाँ, 7 बाई 8 एन नॉट। अच्छा, टाइम भी मुझे बताना होगा, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं? 6 आफ्टर 6 आवर। ठीक है, तो 7 बाई 8 इज द प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग? 1 बाई 8। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल रेडियो एक्टिव। पैरेलल का मतलब एक न्यूक्लियस है ए जो कि म्यूटेट हो जाता है बी में, साइमल्टेनियसली इट इज आल्सो म्यूटेटिंग टुवर्ड्स सी।
अगर वो ए बी के तरफ म्यूटेट हो रहा है तो उसका डीके कांस्टेंट λ1 है और इसका डीके कांस्टेंट λ2 है। तो बताओ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखोगे λ1 इंटू इसकी इनिशियल जो प्रेजेंट थी उस पर डिपेंड करता है n0। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो डिकेइंग टुवर्ड सी, ऐसे आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, तो यहां λ1 और λ2 कॉमन मतलब ऐड हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद। तो बताओ ये जो रिएक्शन है इसकी ये इफेक्टिव डीके कांस्टेंट कहला सकती है या नहीं? तो जब भी पैरेलल में दिए जाएं तो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट को आप ऐड करके अचीव कर सकते हैं। तो यहां से हाफ लाइफ को कैसे कनेक्ट करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ, तो यहां पे ln2 तो इसका भी होगा लेकिन ये इफेक्टिव हाफ लाइफ हो जाएगा, ये इसका ln2 ही रहेगा और यहां पे टी हाफ ऑफ 1 हो जाएगा, ln2 बाई टी हाफ ऑफ 2 हो जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल। तो पैरेलल में टी हाफ का रेजिस्टेंस जैसा पैरेलल हो जा रहा है देखो। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ इज T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। ठीक है, ये हाफ लाइफ है। अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। हाँ, एग्जाम्पल कि T1 मान लो 2 घंटे हैं और T2 नहीं 3 घंटा है और ये 6 घंटा है। तो बताओ आफ्टर 12 आवर्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस सर्वाइव्ड इनिशियल गिवन है n0 है। अगर इससे देखोगे तो कितने नंबर ऑफ टी हाफ आ रहे हैं? 4, तो 2 टू दी पावर 4। और इससे देखोगे तो कितने आ रहे हैं? 2, तो 2 टू दी पावर 2। तो कौन सा लें? दोनों ही नहीं ले सकते क्योंकि इसमें गिवन है कि ये पैरेलल में हो रहा है। ये मैंने लैंग्वेज कंप्लीट नहीं लिखा है। 2 पैरेलल डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं जिसके एक का हाफ लाइफ 3 है और दूसरे का हाफ लाइफ 6 है। तो बताओ 12 घंटे बाद कितने उसके न्यूक्लियस सरवाइव करेंगे? तो मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए एक ही हाफ लाइफ चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इफेक्टिव हाफ लाइफ बनाना होगा। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। टी इफेक्टिव इज T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, दैट इज 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, 2 आवर्स। तो अब तुम्हें करना है n इक्वल्स टू T बाई टी इफेक्टिव। कितना समय दिया है? 12 घंटे, 2, 6 घंटे हो गए, नहीं आवर्स नहीं होगा, ये 6 हो गया। तो n इक्वल्स टू n0 बाई 2 टू दी पावर n। ये है आंसर।
सीरीज वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसका तरीका बता देता हूं अगर लिख करके पूछ दिया जाए तो। देखो सीरीज का क्या मतलब है कि एक कोई न्यूक्लियस था जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया बी में, फिर बी डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसी और में। उस केस में बी और सी साइमल्टेनियसली हो रहे थे। इस केस में पहले बी होगा फिर सी होगा, तो इसका डीके कांस्टेंट λ1 है और इसका डीके कांस्टेंट λ2 है। तो अगर t इक्वल्स टू 0 पर ये n0 दिया हुआ है, तो आपको बताना है किसी भी t टाइम पर b कितना है, c कितना है, a कितना है। सिलेबस के बाहर है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको। देखो फॉर ए का सिर्फ और सिर्फ डीके हो रहा है, देखो ध्यान से। तो फॉर ए आप क्या लिखेंगे, माइनस dn/dt ए का इज डीके कांस्टेंट λ1 और कौन सा लोगे, n0 लोगे, ठीक है। फॉर बी अब ध्यान से देखो, यही एक नई चीज है। बी डिसइंटीग्रेट हो रहा है बट एट द सेम टाइम फॉर्मेशन भी हो रही है, नया भी बन रहा है और डीके भी हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है और डीके भी हो रहा है। तो अगर मैं नेट फॉर्मेशन ले लेता हूं, फॉर्मेशन, तो क्या मुझे यहां प्लस लिखना है कि माइनस? प्लस। ये मैं फॉर्मेशन ले रहा हूं, तो बताओ अगर हम नेट फॉर्मेशन देख रहे हैं तो फॉर्मेशन कौन से डीके कांस्टेंट से हो रहा है, λ1 से कि λ2 से? λ1, तो हम प्लस में लिखेंगे λ1। अगर आप λ1 देख रहे हो तो फॉर्मेशन किसके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग देखोगे, किसके? ए के। और जो डीके हो रहा है वो कौन से रेट से हो रहा है, λ2। तो डीके होने के लिए माइनस होगा। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहता है किसके न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखनी है, हाँ अपने अपने जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसके न्यूक्लियस की बात होगी। तो ये नेट फॉर्मेशन हो गया इसका, इतना फॉर होना इतना डीके हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें भी ए लिख लेते हैं। अब सी के लिए क्या लिख करोगे, सी का तो केवल फॉर्मेशन ही हो रहा है, तो यहां प्लस लिखेंगे λ2 इंटू कौन सा न्यूक्लियस, बी का, बिल्कुल सही। अब आपके 12th के मैथमेटिक्स के बाहर है 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इसका सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं बता देता हूं इसका सॉल्यूशन क्या आता है, क्योंकि सॉल्यूशन लिख करके फिर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मान लो ऐसा होता है तो बताओ आगे क्या होगा। ये एडवांस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एडवांस में ऐसा कुछ फीलिंग वाला आया था और मेंस में इसके डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आया था, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए मैं क्या क्या सिखा रहा हूं। अगर सीरीज में होता है तो एक का केवल डिसइंटीग्रेशन होता है और एक का केवल फॉर्मेशन होता है और बीच वाले का दोनों होते हैं। अगर वो यहां पे डिसइंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा तो फिर यहां पे प्लस और यहां माइनस हो जाएगा। एक मिनट, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ ए का आंसर क्या आएगा, ए का तो नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और इसका हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, n0 e raised to minus lambda 1 हो जाएगा इंटू टी। अब बी का जो है ना, इसका तुम्हें नहीं पता, ये मैं बता देता हूं, ये होगा
लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 t प्लस ई रेज टू माइनस लैम्डा 2 t। नहीं, माइनस आएगा, ठीक है, ये होता है। अब इसका सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे बीटेक में जाकर के कि ये ऐसा आता है। और एनसी कैसे निकालोगे? एनसी कैसे निकालोगे? यही एक आईआईटीएन की खोज होती है कि एकदम से कुछ सिचुएशन दे दिया जाए तो तुम्हारा दिमाग कैसे सॉल्यूशन की तरफ भागेगा। सोचो, मैं कह रहा हूं कोई मैथ्स नहीं लगेगा। अब बताओ, एक बात बताओ, इन टोटल कितना है हमारे पास? एन नॉट। क्या तुमने ए पता कर लिया टी टाइम पे कितना है? क्या तुमने बी पता कर लिया टी टाइम पे कितना है? तो बचा हुआ क्या है? अब बताओ, एन नॉट माइनस एन ए प्लस एन बी, ठीक है, बस हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब इसमें बस क्वेश्चन ही है, थ्योरी सारा कंप्लीट, चैप्टर हो गया। मेरी क्लास और 2 है। नहीं, 2 मतलब अभी 2 और लेनी है, तो वरना मैं टाइम स्पेंड कर देता। एक्सरे पढ़ाना है क्या? मेंस में नहीं है वैसे तो, कल एक क्लास है तो ले ले क्या? चलो ठीक है, तो कल एक्सरे करेंगे और 1-2 क्वेश्चन इसमें भी करा दूंगा। हाँ, क्या कह रहा है? 3-4? हाँ, तो इसमें एक, उसमें एक और उधर एक, हाँ तो 3-4 हो जाएंगे, ठीक। आप पिज्जा खा सकते हैं, बस उसका शेप जो है ना वो ट्रायंगुलर के साथ साथ ओवल है। मतलब भरा हुआ है और अंदर में आलू है। और उसका जो साइज है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, इतना रिड्यूस हो गया कि tan थीटा बराबर। चलिए कल मिलते हैं।